रहीम बेटा, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट दी एरर्स इन माइटोसिस एंड एरर्स इन मियोसिस। अगर आप गौर करें, दोनों ही सेल डिविजन्स हैं और जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल आ सकते हैं। उसके अंदर क्रोमोसोमल अरेंजमेंट्स ख़राब हो सकती हैं, उसके अलावा और भी 100 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके हिसाब से हम उन डिफरेंट एरर्स को एक्सप्लेन करते हैं। और सबसे पहले जो हम माइटोसिस की बात करें तो बेटा, अगर आप एक बात अच्छी तरह जानते हैं कि जो है ना, देखो माइटोसिस कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बात तो हमने पढ़ ली कि माइटोसिस इज वाइटल फॉर एडिशन यानी एडिंग न्यू सेल्स। किसी भी बॉडी में नए सेल्स ऐड करने के लिए माइटोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेम टाइप के सेल्स हैं, हम चूँकि वो उसकी इंपॉर्टेंस जो हमने पढ़ी थी कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन, हम उसको अभी नहीं पढ़ रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं। और ये दोनों लेक्चर्स हमने कल जो है ऑनलाइन पढ़े थे, सही है। तो अब आते हैं बात को कि माइटोसिस वाइटल ज़रूर है, लेकिन एक कंट्रोल में हो तो। समटाइम देखें, एक बॉडी है वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी गेन कर चुकी है, अपना पूरा साइज, अपनी स्ट्रेंथ, लेंथ, जो भी उसके डीएनए के मुताबिक वो बॉडी ग्रो हो चुकी है। अदरवाइज तो मैं अभी इतनी उम्र में तो मैं अब तक बादलों के अंदर मेरा सर होता है ना, मुश्किलात होती ना। तो इसलिए कि बॉडी एक हद तक पहुंचती है और उसके बाद बॉडी के अंदर मजीद सेल्स, ग्रोथ वाले सेल्स, यानी उसके अंदर मजीद नंबर इंक्रीज होना खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, स्लो हो जाता है या ना होने के बराबर होता है। हाँ, सेल रिप्लेसमेंट जरूर होती रहती है। सेल रिप्लेसमेंट से मुराद ऑब्वियसली एक सेल मरेगा तो उसी वक्त चाहिए ना कि साथ वाला सेल डिवाइड करके नया बना दे, अदरवाइज हर वक्त तो नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने बनाऊं, ये है बेटा लिवर सेल्स, फर्ज किया, ठीक है। और लिवर सेल्स ऐसे कॉर्ड्स की शक्ल में होते हैं, हमेशा हम उन्हीं को इसी तरह शो करते हैं, इस तरह, और ये उनके न्यूक्लियाई हैं। तो फर्ज किया ये जो लिवर सेल्स हैं, इनमें से ये एक सेल जो है वो इस वक्त डैमेज हो गया है और वो बीमार हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो मर गया, खत्म हो गया, उसी क्लियरेंस। अब तभी ये सेल डिवाइड करेगा ना। जब हमने G0 फेज पढ़ा था तो हमने कहा था ना कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जो हर वक्त G0 में रहते हैं, मसलन आंख के लेंस के सेल्स, मसलन ब्रेन सेल्स, मसलन इसके अलावा लेंस के अलावा और ब्रेन से, बस ये समझे आप, ये 2 एग्जांपल्स तो पढ़े। तो इनके अलावा कुछ कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी G0 में जाते हैं। मसलन हमने कहा था लिवर सेल्स और किडनी सेल्स, ये कभी कभी G0 में जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू है वो G0 में जाते ही नहीं है, वो हमेशा इस्तेमाल होते रहते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, फिर भी जब ज़रूरत हो तभी सेल्स को डिवाइड करना चाहिए ना। ये थोड़ी ना है कि उन सेल्स को डिवाइड करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब ज़रूरत हो तभी सेल्स को डिवाइड करना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड माइटोसिस। ये माइटोसिस सिर्फ माइटोसिस नहीं, कंट्रोल्ड माइटोसिस, ऐसी माइटोसिस जो कि जिसमें जितनी जरूरत हो उतने ही सेल्स डिवाइड हों, सारे सेल्स डिवाइड ना हो और हर वक्त सेल डिवाइड ना हो। लेकिन बेटा, अब सवाल पैदा होता है कि सर इसको कौन कंट्रोल करे। मैं थोड़ी सी आपको डिटेल्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट बेसिक पता लग जाए। बाकी की बातें बात की हैं, जो किताब में जितना लिखा है बाद में तो आप उतना पढ़ ही लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बेसिक समझ आ जाना चाहिए। बेटा असल में होता पता है क्या है, ये जो सेल है ना, इसका न्यूक्लियस जो होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके ऊपर होते हैं जीन्स। और बेटा 2 जीन्स ऐसे होते हैं, ऐसे जीन्स जो डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए, सेल कब डिवाइड करेगा, कितनी बार डिवाइड करेगा, इसको कंट्रोल करने के लिए सेल्स में 2 तरह के जीन्स होते हैं, ठीक है। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑन्कोजीन्स। ये वो सेल्स होते हैं जो कि सेल्स की जो है वो डिवीजन, ये वो जीन्स होते हैं जो सेल्स की डिवीजन कराई जाते हैं। और ऐसे जीन होते हैं जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं। ये वो बेटा जीन्स होते हैं जो कि रोकते हैं डिवीजन्स को, फर्दर डिवीजन्स को रोकते हैं और सेल की डिवीजन को स्टॉप लगाते हैं। तो खुद सोचें कि अगर ऐसे जीन्स, ये वाले जीन खराब हो जाएं, अपना काम प्रॉपरली ना कर पाएं, और ये वाले जीन या फिर ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएं, तो दोनों कंडीशंस में, यानी अगर आप गौर करें तो
द हाइपर एक्टिविटी ऑफ ऑन्कोजीन्स, यानी ऑन्कोजीन्स जो है वो बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर दिए, एक्टिव हो गए ज्यादा अननेसेसरीली, प्लस जो ये जो है अपना दी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो हैं वो ब्लॉक हो गए फर्ज किया, या वो काम नहीं कर रहे, इनएक्टिव हो गए अगर किसी वजह से डीएनए के अंदर किसी चेंज की वजह से, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, यानी कि जो माइटोसिस है वो कंट्रोल में नहीं रहे, अनकंट्रोल हो जाएगी, वो सेल का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, वो बार बार डिवाइड करता रहेगा। अब देखें ये एक सेल है, ये डिवाइड होके दो बन गया, दो ऑब्वियसली वो जो नए सेल बने हैं वो भी तो उसी की कॉपियां हैं, क्योंकि माइटोसिस में तो सेम टू सेम कॉपी बनती है, तो जो उसी की कॉपी है वो दोबारा डिवाइड करेगी, फिर वो जो फर्दर उसी की कॉपी है वो और डिवाइड करेगी। इससे क्या होगा, बहुत सारे सेल्स का एक मैस, एक गुच्छा बन जाएगा। हम अभी उसकी मैं डेफिनेशन करता हूं। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन लीडिंग टू, इसकी वजह से क्या होता है, ट्यूमर फॉर्मेशन। उस गुच्छे को बेटा ट्यूमर कहते हैं, और हम ट्यूमर की डेफिनेशन अभी मैं आपको बताता हूं। ये है, यानी अगर आप यहां पे ये वाली बातें लिखने की बजाय आप पता है क्या लिखेंगे, द चेंजेस इन द डीएनए कैन लीड टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। सबसे पहले आप लिखेंगे कि कंट्रोल्ड माइटोसिस इज वाइटल फॉर द बॉडीज या फॉर एडिशन ऑफ द न्यू सेल्स, ठीक है। इफ देयर आर चेंजेस इन द डीएनए दैट कैन लीड टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, सारी नहीं, दैट कैन लीड टू, कुछ म्यूटेशंस, कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जिनमें ये जीन्स खराब होते हैं, मैंने बता दिया कि कौन से, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है, डिवीजन जो है वो कंट्रोल में नहीं रहती, और जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है तो सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, और उनसे कुछ सेल्स के गुच्छे बनते हैं जिनको हम ट्यूमर कहते हैं। और मैं आपके सामने ट्यूमर की डेफिनेशन लिखता हूं। ट्यूमर कहते हैं बेटा दी पर्पजलेस, यानी जिसका कोई फायदा ना हो, ठीक है, वो पर्पजलेस प्रोलिफरेटिव का मतलब है मजीद बढ़ रहा हो, है फ्रेजाइल, इसको ये लफ्ज होता है जो टूट जाए, भुरभुरा सा हो, ठीक है, इतना भी नहीं होता लेकिन होता है, ठीक है। फ्रेजाइल पर्पजलेस प्रोलिफरेटिव मैस ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग कैंसरस सेल्स। बेटा अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन लीडिंग टू ट्यूमर फॉर्मेशन, इसको कैंसर कहते हैं। इस बंदे को कैंसर हो गया, अल्लाह ना करे इसको फलां जगह पे कैंसर हो गया है, थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो गया है, तो इसका मतलब है कि इसका थायराइड ग्लैंड, उसमें सेल्स डिवाइड कर करके उसमें ट्यूमर बन रहे हैं। और ट्यूमर क्या होता है, पर्पजलेस, इसका कोई फायदा ना हो, प्रोलिफरेटिव जो मजीद बढ़ रहा हो, फ्रेजाइल भुरभुरा सा हो, मैस ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, रैपिडली डिवाइडिंग कैंसरस सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्यूमर। बेटा ट्यूमर होते हैं दो तरह के, एक को हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर्स और दूसरों को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बेनाइन ट्यूमर पता है क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, याद रखिएगा। बेनाइन ट्यूमर हम कहते हैं, ये वो ट्यूमर होते हैं जो लोकलाइज्ड होते हैं, यानी ये जो है ये फैलते नहीं हैं। अच्छा याद रखिएगा, जिस चीज के एंड में OMA आ जाए ना, सार्कोमा, ठीक है, हिमेंजियोमा, इसके अलावा हम कहेंगे ऑस्टियोब्लास्टोमा, ऑस्ट मतलब हड्डी, ऑस्टियो मतलब हड्डी, ब्लास्ट मतलब हड्डी बनाने वाले सेल्स, ओमा उनका कैंसर, ऑस्टियोब्लास्टोमा, सही है। इसी तरह फाइब्रोमा, फाइब्रस टिश्यू के सेल्स का, सही है। यानी जोन सा मेलानोमा, ये तिल को कहते हैं, जो बाहर निकला हो ना, जो तिल, एक तो तिल होता है ना ब्लैक स्पॉट, वो तो सीधा वो स्किन के साथ बराबर होता है, बराबर, एक बाहर निकला होता है तिल होता है। इस तरह वार्ट्स होते हैं, जो मोके होते हैं, ये भी एक तरह का कैंसर होता है, पर ये बेनाइन ट्यूमर है, ये लोकलाइज होते हैं, एक जगह पे रहते हैं, ये फैलते फूलते नहीं है,
सही है, और लोकलाइज्ड होते हैं और ये नॉन पेनफुल होते हैं, यानी इनकी दर्द नहीं होती इतनी। ये नॉन रिकरेंट होते हैं, यानी इसका मतलब होता है कि अगर आप इनको एक बार रिमूव कर दें तो चांस ये है कि ये दोबारा नहीं होंगे। सही है, और यानी इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अब अच्छा, ये तो हमें पता लग गया लोकलाइज। अच्छा, इनका नुकसान कब होता है? जब कभी अल्लाह ना करे ब्रेन में हो जाए। अब ब्रेन में होगा तो क्या होता है कि ये ऑब्वियसली ये सेल्स ग्रो हो रहे हैं। जब सेल्स ग्रो हो रहे हैं तो वो ब्रेन के इर्द उर्द प्रेशर ज़्यादा डालते हैं, उधर जगह कम है, तो क्या होता है कि वो जो प्रेशर है होता है उसकी वजह से इर्द गिर्द के जो दिमाग के सेल्स हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, उनको दर्द होती रहती है। और वहाँ अगर खून की नालियाँ वगैरह हो तो वो फटना शुरू हो जाती हैं, टूटना शुरू हो जाती हैं, ब्लीडिंग। क्योंकि देखें ना, आप समझे कि एक जगह पे आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पे अंदर एक ऐसा गुब्बारा सा रख दिया या पत्थर सा रख दिया, वो साइज में बढ़ी जा रहा है, तो वो इधर उधर प्रेशर डालेगा ना। इस तरह फेफड़ों का कैंसर होता है, लंग्स कैंसर। उसमें क्या हुआ कि अब वो इस खून के सबसे ज्यादा जो खून की कैपिलरीज होती हैं वो फेफड़ों में होती हैं, ठीक है, क्योंकि फेफड़ों के अंदर तो भरा पड़ा है, खून बहुत ज़्यादा आता है और वहाँ से ऑक्सीजन लेके जाता है। तो उसमें क्या हुआ कि अगर लंग्स टिश्यू में कहीं एक जगह पे वो फैलना शुरू हो गया, फ़र्ज़ किया अगर फ़र्ज़ किया जी ये एक फेफड़ा है, और तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो ट्यूमर फैलना शुरू हो गया। अब ये ट्यूमर बढ़ता जा रहा है, ये इधर उधर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से इधर उधर की खून की नालियां डैमेज होती हैं, ब्लीडिंग भी आनी शुरू हो जाती है। अगर लंग्स कैंसर हो तो खून इवन उल्टियाँ, ऐसी उल्टियाँ नहीं, मतलब खांसी में ब्लड आता है। सही है, और भी मतलब जो है ये प्रॉब्लम्स होते हैं। बेनाइन ट्यूमर्स लोकल होते हैं, इनकी एग्जांपल आप वार्ट्स लिखेंगे, वार्ट्स आपको आसानी से याद रहेगा क्योंकि ये मोकों को वार्ट्स कहते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं बेटा मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। मेलिग्नेंट ट्यूमर आर नॉन लोकलाइज्ड। नॉन लोकलाइज्ड का मतलब होता है दे स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। असल में ट्यूमर जहां पे है उसका एक सेल उखड़ गया, कहीं साइड में चला गया, लिम्फेटिक सिस्टम में चला गया, ब्लड में चला गया, जहां पे वो जाके रुकेगा, अगर वो सेल्स वहां वायबल हुआ तो वो वहां पे नया ट्यूमर बना सकता है। तो इधर उधर फैलना शुरू कर देता है कैंसर, जिसको हम कहते हैं इसकी स्टेजेस आ गई हैं, ये बढ़ गया है तो अगली स्टेज पे यहाँ तक पहुँच गया कैंसर, यहाँ तक पहुँच गया, अल्लाह ना करे, ठीक है। तो ये है, ये नॉन लोकलाइज होते हैं, ये नॉन लोकल, ये एक जगह पे फिक्स नहीं रहते। फिर बेटा ये इंतहाई पेनफुल होते हैं, क्योंकि ये फैलते हैं, जहाँ फैलते हैं वहाँ जाके तो ये नुकसान करना शुरू कर देते हैं, तो दे आर पेनफुल, ठीक है। और इनका ट्रीटमेंट उससे ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। उसके अलावा बेटा जी कि ये रिकरेंट होते हैं, इसलिए कभी आपने गौर किया हो तो जिन बंदे को मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हो उसको बार बार रेडियोथेरापी, यानी कुछ शुआएं जो हैं वो कैंसरस सेल्स को मारने वाली, या बार बार उसको दवाइयों के ऊपर रखा जाता है, और वक्त के साथ साथ उसकी बॉडी का दोबारा स्कैन किया जाता है, मजीद कोई सेल्स तो नहीं रह गए, थोड़े से भी बचे हो तो फिर उन पर रेडियोथेरापी, यानी जब तक वो कंप्लीटली रिकवर नहीं होता तब तक उनको इस तरह चलाते रहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है सारे का सारा, सही है। अब बेटा कुछ बातें हम कर लेते हैं कि ये अब यहां तक, अच्छा ये तो आपको लग गया पता कि व्हाट इज द कैंसर, व्हाट इज द ट्यूमर, व्हाट इज द काज ऑफ कैंसर, और जो है ना वो टाइप्स ऑफ द ट्यूमर्स, और आखिर में ये जो स्प्रेड होते हैं ना, यानी द स्प्रेड ऑफ द मेलिग्नेंट ट्यूमर्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसको हम कहते हैं मेलिग्नेंसी या मेटास्टेसिस। दोनों एक ही चीज के दो नाम है, मेलिग्नेंसी या मेटास्टेसिस। ये कहते हैं जी ये ट्यूमर मेटास्टाइज कर गया है, दूसरी बॉडी के फलां एरिया में फैल गया। कभी आप किसी कैंसर पेशेंट की रिपोर्ट पढ़े ना, उसमें लिखा होगा दी फलां फलां वाला कैंसर, यानी फर्क किया ऑस्टियोब्लास्टोमा हैज मेटास्टाइज टू द सराउंडिंग फलां 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 टिश्यू, यानी वो इधर यहाँ तक फैल गया। फिर उस एरिया को स्कैन करते देखते हैं, अच्छा ये अभी ट्यूमर फिक्स ही है, खून की नालियां तो नहीं फटी हैं, अगर खून की नालियां फटी तो क्या पता उनके अंदर भी चला गया हो कोई इधर उधर, तो फिर यहाँ जो क्लोजेस्ट लिम्फ नोड, खैर ये लंबी बातें हैं, बहरहाल आपको अंदाजा हो गया कि ये क्या चीज़ है। अब एक चीज़ पे मुझे थोड़ा सा आपको वो रोशनी डालनी है, वो बेटा ये चेंजेस इन द DNA, या मैंने कहा था ये वाली चेंजेस के ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और ऑन्कोजीन्स वाली बात, लेकिन इनकी वजह क्या हो सकती है? इनकी वजह बड़ी हो सकती है बेटा, DNA में चेंज आने की बड़ी वजह हो सकती है। उनमें से कुछ मैं आपके सामने बेटा, कुछ कैंसरस
कार्सिनोजेंस, यानी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर काज करते हैं, उन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो कैंसर, मतलब सिगरेट के स्मोक के अंदर कई ऐसे केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजेन है। 50 ऐसे केमिकल हैं सिगरेट में जो कैंसर काज करते हैं। इसी अलावा पेंट इंडस्ट्री जो है, पेंट में कुछ ऐसे केमिकल, लेड ऑक्साइड वगैरह, किसी दौर में जो लेड ऑक्साइड था यानी पीबीओ जो है, किसी दौर में ना टेट्रा इथाइल लेड एक होता था TEL, ये डालते होते थे पेट्रोल के अंदर ताकि गाड़ी या इंजन ऑयल में, ताकि गाड़ी जो है ना वो स्मूथ चले। उस वक्त पेट्रोल इतना अच्छा नहीं होता था और गाड़ियां भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। उस वक्त क्या होता था कि ये लेड ऑक्साइड जो है ना, ये जब वो पेट्रोल जलता था ना तो उसमें ये लेड ऑक्साइड निकलता था और ये कैंसर काज करता था। इसकी वजह से बड़े लोगों को लंग्स कैंसर के इशू आ गए। तो इसकी वजह से अब इस पे पूरी दुनिया में पाबंदी है, लेकिन अगर अब भी कई मुल्कों में ये पेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये भी पता लग गया। तो इसके अलावा बेटा फॉर्मलिन, कई इंडस्ट्री के अंदर फॉर्मल्डिहाइड इस्तेमाल होती है, खैर उसका तो आपको इतना टेंशन नहीं। ये कुछ केमिकल। फिर एक्सरेज, ठीक है, एक्सरेज, यूवी रेडिएशंस, जो लोग एक्सरे वगैरह की टेक्निक में ज़्यादा काम करते हैं, या ख़ास तौर पे जो लोग उन इलाकों में यहाँ रेडिएशंस जो एटॉमिक रिएक्टर्स में काम करते हैं, उनको बाकायदा उनके ट्रीटमेंट कराई जाती है और उनको एक ख़ास टाइम के बाद छुट्टी दे दी जाती है कि वो थोड़ा सा उनका रेडिएशन एक्सपोजर कम हो और वो दोबारा नॉर्मल पे आए। और अब तो हम बहुत ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर लेते हैं, कोई लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने, कंप्यूटर के सामने, तो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से भी मसला हो सकता है, लेकिन अभी बहुत कम इसके केसेस रिपोर्ट हैं। तो आपको लग गया पता कि किस किस वजह से जो है वो कैंसर हो सकता है। जनरल सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया। और बेटा इस किताब क्लास में ये इतनी सी वो 4 लाइनों के अंदर ये वाली सारी बात बताने का मकसद भी यही था कि आपको पता हो कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होता है, ठीक है। तो वरना 9th क्लास को इतना ही बताया जाता है, ठीक है। अब आते हैं एरर्स इन मियोसिस की। मियोसिस बड़ी इंटरेस्टिंग, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? हाँ बताता है। अगर मैं आपके सामने एक चीज बताऊं, फर्ज किया बेटा आपने, अगर आप कुछ रिकॉल करें, कुछ याद करें, तो क्या ऐसे ही था कि ये एनाफेज 1 अगर मैं आपके सामने बनाऊं, सॉरी मैं पहले बनाऊंगा मेटाफेज 1, तो आपको समझ आए कि जी क्या होता है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या ऐसे ही था बेटा कि एक बाइवेलेंट दरमियान में अरेंज हो जाता है, ऐसे ही था ना, और उसको दोनों साइडों से आके धागे लग जाते हैं। याद आया कुछ? और अगर हम 4 फर्ज किया, ये 4 क्रोमोसोम है हमारे पास, 2 और यानी ये टोटल 8 क्रोमोसोम है, 4 का पेयर है। ये जरा मेरी से तरतीब नहीं लगी दरमियान में बिल्कुल, लेकिन आप समझ गए होंगे। फर्ज किया ये 6 क्रोमोसोम, फर्ज किया हमारी बॉडी में तो 23 क्रोमोसोम है, 23 पेयर हैं तो 46 क्रोमोसोम है हमारे सेल्स के अंदर। तो ये देखिए ना, अगर आप ये मेटाफेज है, ये बिल्कुल दरमियान में होता है, समझ लें आप ये दरमियान में ही है। अच्छा बेटा अगर गौर करें तो एनाफेज 1 जो होती है, एनाफेज 1 में क्या होता है अगर आप गौर करें तो आपने कहा था जी कि ये जो फाइबर हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये इधर खींचता है, ये इधर खींचता है, ये बाइवेलेंट टूट जाता है, दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम है एक दूसरे से सेपरेट, हमने ये बात मियोसिस में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो अगर आप गौर करें बेटा तो एनाफेज 1 अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो एनाफेज 1 में क्या हुआ, ये हो गया ना नॉर्मल सिचुएशन यही होती है ना। ये देखिए बेटा, समझ गए? तो ये हो गई एनाफेज 1। लेकिन इसे क्या कहते हैं, ये देखो, ये अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको हम जंक्शन कहेंगे ना, जंक्शन मतलब जुड़े होना। और अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो इसको हम डिसजंक्शन कहेंगे। और अगर ये गलती से एक दूसरे के साथ जुड़े ही रह जाते हैं तो इसे क्या कहेंगे, नॉन डिसजंक्शन। क्या कहेंगे, नॉन डिसजंक्शन। तो क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन, ये है एरर इन मियोसिस, ठीक है। क्या हुआ, आप पूरा लिखेंगे, मैं साइड पे लिख देता हूं, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन, मैं लिख देता हूं, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। लेकिन अगर मैं आपके सामने बना के दिखाऊं तो समझे ये क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन है। एक तरफ 3 आने थे लेकिन 2 आ गए, एक तरफ 4 चले गए 3 जाने थे, ये एरर है, सही है। तो आप क्या कहेंगे, नंबर 1 द फेलियर ऑफ द सेपरेशन
of homologous chromosomes, ये किताब में नहीं लिखी, ये आपको याद करनी पड़ेगी. Homologous chromosome, failure of the separation of homologous chromosomes during anaphase 1 leading to unequal distribution of chromosomes is called non-disjunction. यानी अगर 23 क्रोमोसोम हो, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, नॉन डिस्टिंक्शन हुई. आमतौर पे नॉर्मली क्या होना चाहिए, 23 और 23. लेकिन क्या हुआ कि अगर 46 की बजाय इधर चले गए 24 और इधर चले गए 22. सही है. तो अब इनकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स, यानी अगर ये स्पर्म या ये स्पर्म, ये एक्स्ट्रा वाला है और ये कम वाला है, ये जिस एग के साथ मिलेगा तो उसे जो इंडिविजुअल बनेगा, यानी फर्ज किया इसमें 23 इसमें 24 है ना, तो अगर फर्ज किया ये देखें, फर्ज किया ये है मेल ये है फीमेल, या फर्ज किया ये है फीमेल ये है मेल. फीमेल के जो एग्स हैं वो 23 उनमें पूरे हैं, फर्ज किया, ठीक है. और जो मेल है उसमें एक में 24 है एक में 22 है. अगर ये इसके साथ मिलेगा तो क्रोमोसोम नंबर 46 नहीं होगा, 47 हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा. और अगर ये इसके साथ फर्ज किया मिलेगा तो ये 45 रह जाएगा, एक कम हो जाएगा, 46 नहीं होंगे. जिसकी वजह से जोन सा क्रोमोसोम कम है वो वाले जीन कम है, वो वाले जीन कम है तो वो स्ट्रक्चर बॉडी में नहीं बनेंगे और वो बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा. अब सवाल पैदा होता है कि कौन सा क्रोमोसोम खराब हुआ है. यानी हमारे अंदर 23 पेयर है, ये तो मैंने 3 पेयर बनाए ना, 1 2 3, हमारे अंदर 23 पेयर्स हैं. पहला खराब होगा, दूसरा, तीसरा, 13वां, 18वां, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, वाई तो हो ही नहीं सकता, जोन सा क्रोमोसोम खराब होगा जो डिसजंक्ट नहीं होगा, यानी जिसकी नॉन डिसजंक्शन होगी, उसके हिसाब से आगे बच्चे जो हैं वो पैदा होंगे एबनॉर्मल. सही है. तो उसके हिसाब से जब जो भी एबनॉर्मेलिटी आएगी उसको अलग अलग नाम दिया जाएगा. वो एक अलग इशू है, वो आप सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे. कोई एग्जांपल बस इतनी लिख लीजिएगा, किसी को ना आए तो आपको आसानी के लिए याद रखना चाहिए. जैकॉब सिंड्रोम, आपको ये तो नहीं भूलेगा, ठीक है. जैकॉब सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, DOWN के ऊपर ऐसे S और सिंड्रोम. तो उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गया होगा कि मियोसिस की एक ही एरर है, दैट इज कॉल्ड नॉन डिस्जंक्शन. यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट नहीं हो पाते किसी भी वजह से, वो एक अलग बात है. सही है. दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, जिससे क्या होता है कि क्रोमोसोमल नंबर अगली जनरेशन में बदल जाता है, नॉर्मल नहीं रहता, और उसकी वजह से उनमें वो प्रॉब्लम आते हैं. तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.